अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। 85 साल पहले आज के दिन कौम ने एक फैसला किया था। वो सिमत तय की थी कि बतौर एक कौम हमने किस तरफ जाना है। 23 मार्च 1940 को ये सिमत तय करने के बाद सारी कौम इकट्ठी हुई और फिर तारीख इंसानी का एक मौजज़ा हो, किसी अस्करी जदोजहद के बगैर सिर्फ सियासत और दलाइल की बुनियाद पर सिर्फ 7 साल के अरसे में मुल्क पाकिस्तान हासिल किया गया। आज करारदाद पाकिस्तान को मंजूर हुए 85 साल और पाकिस्तान बने 77 साल हो गए। इतने साल गुजरने के बाद भी पाकिस्तानी कौम सियासी इंतशार का शिकार है, हैजान का शिकार है, पोलराइजेशन का शिकार है। इस वक्त मुल्क में सियासी इत्तफाक राय नहीं है, इलेक्शन के नताइज पर एतमाद नहीं है, अदालती फैसलों पर यकीन नहीं है, पानी की तकसीम पर भी कौम तकसीम। आज करारदाद पाकिस्तान को मंजूर हुए 85 साल और पाकिस्तान बने 77 साल हो गए। इतने साल गुजरने के बाद भी पाकिस्तान इस वक्त जमहूरियत और सियासत तो है ही, यहाँ पे सियासत भी होती है, जमहूरियत के लाख भी अलापा जाता है, लेकिन सियासी जमातों के अपने अंदर जमहूरियत नहीं है और ना इन सियासी जमातों के रहनुमा सियासी जद्दोजहद से आगे आते, ना अपनी जमात में कोई मुतबादल सियासी क़यादत पनपने देते। आज करारदाद पाकिस्तान को मंजूर हुए 85 साल, पाकिस्तान को बने 77 साल हो गए। इतने साल गुजरने के बाद मुल्क में मईशत की बेहतरी के दावे तो हैं, लेकिन इन दावों पर खदशात के काले बादल भी। अमनो अमा की सूरत हाल भी नाजुक रहती है, इदारा जाती मामलात में भी बहुत ज्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। आवाम को बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं है जिनका आइन में वादा है। मुल्क का वजीर आजम आज भी कह रहा है माशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया, इदारा जाती इस्लाहात और निज़ाम की दुरुस्ती का अमल जारी है। यह अमल जाने कब तक जारी रहेगा, वजीर आजम ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी के 85 साल बाद भी मसला ये नहीं कि मसला है, इससे भी बड़ा मसला यह है कि कौम और जिन्होंने कौम को लेकर चलना है वही एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे कि क्या करना है, क्यों करना है और हमने ये सब मिलकर क्यों करना है। यही वजह है कि मुल्क का एक हिस्सा गवाकर भी पाकिस्तान की कश्ती हालात के समंदर में हिचकोले खा रही है और सवाल पूछ रही है कि आगे कैसे आए और आगे कौन लेकर जाएगा। बात करेंगे इस हवाले से। हमें ज्वाइन किया है हमारे मुल्क के मारूफ सीनियर तज्ज़िया-निगार एंकर पर्सन आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हफीजुल्लाह नियाजी साहब। सर, मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जनाब सैयद अमीर अब्बास साहब, आपका भी इंतहाई मशकूर हूँ कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। और जनाब आमिर इलियास राना साहब, बहुत मशकूर हूँ कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नियाजी साहब, अगर हम ये कहें कि कोई एक नुक्ता, कोई एक ऐसी चीज जिसको पिन पॉइंट कर सके और समझ सके कि ये वो गलती है जो बार बार दोहराई जा रही है 77 सालों में, जिसकी वजह से आज भी हमने जो करारदाद पास की थी, जो हमने अपना एक विजन डायरेक्शन हमने तय की थी, उस डायरेक्शन के करीब भी नहीं है हम, वो एक वजह क्या है सर? बहुत बहुत शुक्रिया अली। वजह तो एक ही है और उसके बाद बाकी चीज़ों ने उसकी कोख से जन्म लिया है, और वो है पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम पे शब खून, जो कि एक ट्रायका बना पाकिस्तान बनने के चंद साल बाद ही, जिसको उस वक़्त तो हेड कर रहे थे ऑन द फेस ऑफ थिंग्स गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद। आज़ादी में रोल सिफर, जनरल सिकंदर मिर्ज़ा आज़ादी में रोल सिफर, और हमारे बड़े डेकोरेटेड जर्नल पाकिस्तान के मेरे नज़दीक सबसे बड़े मुजरम, जिन्होंने इस बिल्कुल मिस्र निज़ाम को की जो बुनियाद है उसका टेढ़ापन जो है बड़ी मेहनत से इस्तेमाल किया, मोहम्मद अयूब खान। 7 जनवरी 1951 इस लिहाज से बदकिस्मत दिन कि उस दिन पाकिस्तान आर्मी वजूद में आई। इससे पहले ये रॉयल पाकिस्तान आर्मी थी और इसके गोरे चीफ थे मेजर जनरल अयूब खान, जिसके बारे में बेशुमार उनके ऊपर क्रॉस लगे हुए थे कायद आज़म मोहम्मद जनाह के अपने तौर पे, और लोग भांप चुके थे। समहाउ अल्लाह ताला ने उनको एक्सपोज भी कर दिया था, लेकिन शोमई किस्मत, इस कौम की बदकिस्मती, आज ये दलदल जिसमें फंसे हुए हैं इस तक पहुंचा था, वो कामयाब हो गए पाकिस्तान की चीफ बनने से। और वो दिन है और आज के दिन है 1953 से लेके जब से ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को इन्होंने फारिग किया आज तक, ये फिर मुल्क को
पटड़ी पे नहीं चल सका। नस्ल दर नस्ल कुछ तब्दीली हम नहीं ला सके। अमीर अब्बास साहब, यही है सवाल मेरा आपसे सर, कि वो कोई एक नुक्ता, क्योंकि देखिए होता यह है कि अगर मैं मिसाल ये देता जी, मैं इसकी मैं अर्ज ये करता चलूं कि जब आपकी डायरेक्शन गलत डायरेक्शन में जाते हैं ना सर, तो होता ये कि सिर्फ एक आधी डिग्री का फर्क आता है और आपकी वो मंजिल आपसे बहुत दूर होती चली जाती है। जब आप एक आधा डिग्री आप कहीं मूव हो जाए, वो कौन सा नुक्ता था, वो कौन सा वक्त था, वो कौन सा लम्हा था जब पाकिस्तान और पाकिस्तानी अपनी मुतय्यन की हुई सिमत से हट गए? जी बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब। मेरा ख्याल है जितनी खूबसूरत तमहीद बांधी है फ़ीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने, तो उसके बाद इसमें इजाफ़ा करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला न्याज़ी साहब को सेहत दे, और बहरहाल उनकी फ़ैमिली पर भी एक मुश्किल वक्त है। वो जो मुनीर न्याज़ी ने कहा था ना कि मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है, कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। हमें तो कुछ समझ नहीं लग पा रही कि इस मुल्क की समत क्या मुतय्यन होगी। इसकी बुनियाद ही टेढ़ी रखती गई। जिस तरह न्याज़ी साहब ने कहा कि इस मुल्क का असल मसला ये हुआ कि आपने ये तय करना था। देखिए ना, 1947 में पाकिस्तान बना, इंडिया ने अपना पहला आइन बनाया अली हैदर साहब 1949 में, पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद, इंडिया बनने के 2 साल बाद हम अपना पहला आइन बना रहे हैं, मुत्तफिका आइन 1973 में। कहा 1949, कहा 1973। इंडिया ने पहले आम इंतखाबात करवाए 1950 में, आज़ादी के 3 साल के बाद। हमने पहले आम इंतखाबात करवाए आज़ादी के 23 साल के बाद 1970 में, जिसके बतन से, जिसके कोख से हमने इस मुल्क को दोलख्त कर दिया। हमने तो बुनियादी इस मुल्क की टेढ़ी रख दी थी। छोटे छोटे मुल्क हैं, क्या पिद्दी का शोरबा। ये सिंगापुर 1965 में हम आजादी हासिल कर रहा है। ये उस जमाने के नौ आबादियाती दौर में ये एक कहबा खाना था। इस खित्ते का गोरा वहां अयाशी के लिए जाता था। वहां जगह जगह झोपड़ियां थी, छप्पड़ थे, गंदगी थी। आज अगर आप उसका दुनिया का नक्शा फैलाकर किसी के सामने रख के उसे कहे कि यहां सिंगापुर ढूंढ के दिखाओ, एक डॉट है, सिर्फ डॉट ऑन द ग्लोब ऑफ अर्थ, ढूंढ नहीं सकता कोई आम आदमी उसको। आज देखें, मशरिक से मगरिब तक की तजारत सिंगापुर की पोर्ट से हो रही है। हमारे बाद आजाद हुआ है सारा ये ईस्टर्न यूरोप, जब सोवियत यूनियन टूटा। ये सारा मिडिल ईस्ट, यूएई से लेके बहरीन से लेके कतर से लेके कुवैत तक। आज यूएई ह्यूमन मिरेकल है। हमसे ज्यादा वसाइल तो नहीं है उनके पास। तबाह बर्बाद हो गया था जापान दूसरी जंग अजीम में। उनके पास कोई मिनरल रिसोर्स नहीं है जो हमारे पास है। वो दुनिया से 3 डब्बे खरीदता है, उससे गाड़ियां बनाकर हमारे जैसे तीसरी दुनिया के मुल्कों को एक्सपोर्ट कर देता है। ताख्तो ताराज हो गया था। आज वो दुनिया की 10 बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। 1970 की दिहाई तक ओमान में सिर्फ 6 किलोमीटर की पक्की सड़क थी। मेटालिक रोड, जिसको पक्की सड़क कहते हैं, वो सिर्फ 6 किलोमीटर थी, और वो मस्कत शहर में थी जो बादशाह के महल तक जाती थी। लोग लालटेन इस्तेमाल करते थे मस्कत शहर के अंदर। फिर सुल्तान काबूस आया, उसने काया पलट दी। आज वो सालिस है पूरी दुनिया के अंदर। ओमान दुनिया के बड़े बड़े झगड़े ईरान से लेके अमेरिका तक वो सालसी करवाता है। क्या हमारे पास इतना सा मुल्क है लुक्समबर्ग, 6.5 लाख आबादी है टोटल, 6.5 लाख। पंजाब की किसी तहसील के बराबर। द मोस्ट वेल्थिएस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट वेल्थिएस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड है वो। हम शायद 150-200 साल तक भी उस तक नहीं पहुंच सकेंगे। भाई कुछ तो है ना जो उन कम वक्तों के पास है और हमारे पास नहीं है। कुछ तो है ना कि जो हमने अपना बेड़ा गर्क किया है और वो संभल गया, वो समझ गए कि मुल्कों को और कौमों को कैसे आगे लेकर जाया जाता।
और हम आज भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं, जिन गलतियों का जिक्र जो जस्टिस मुनीर ने किया। अफसोस यह है कि वो 50 की दिहाई थी, या 21वीं सदी के 2024-23 के अंदर उससे बड़ा इंसान निकला था काजी फायदी साहब, जो मौलवी मुश्ताक हुसैन करके गया था इस रियासत के साथ, जिसने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दिलवानी चाहिए। आज उससे इंसान निकला मौलवी मुश्ताक से ज्यादा काजी फायदी साहब, जो जस्टिस इरशाद हसन खान करके गया था इस पाकिस्तान के साथ, उससे ज्यादा फैला कर गया काजी फायदी साहब। निगरानी की उसने कि मैं पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डलवा कर जाऊंगा, मेरी नाक तले वो ऊपर सुपरविजन कर रहा था बैठ के। उसको दुहाइयां दी जाती गई कि खुदारा ये मुल्क इस वक्त बिल्कुल बेखुली हो रही है इस मुल्क के अंदर सारे निजाम की, बचाओ इस मुल्क को। तुम समिट ऑफ पावर पर बैठे हो, लेकिन वो सुपरविजन कर रहा था कि मैं खुद देख के जाऊं कि कैसे बर्बादी होगी। अच्छा साहब, कोई तो सिंसियर होगा इस मुल्क है। ठीक है, मैं इस पे हमने आज जरा हम मैं अगर अपने तबके की बात करूं, आपने कहा कोई एक कमेंट, आपने कहा कोई एक शॉर्ट कहा, हमने कहा कोई तो सिंसियर होगा। मैं एक तालिब इल्म इस मुल्क की सहाफत का 18-19 साल से, जो इंटेलिजेंसिया है, वॉल्टेयर, जब इनकलाब फ्रांस आया उनका एक दानिश्वर था वॉल्टेयर, जो लुईस 16 जो आखिरी बादशाह था, जिसको और जिसकी बीवी मैरी एंटोइनेट को लाके गुल्टनाइज किया गया शांज़ेलीज़े पर। मैरी एंटोइनेट ने कहा कि ये मेरी फ्रांसीसी कौम में इतनी जुर्रत नहीं थी कि मेरे सामने खड़ी हो सकती। ये जो एक वॉल्टेयर है, ये जो दानिश्वर है मेरी कौम का, अगर ये ना होता तो मैं देखता कि ये कौम मेरे सामने खड़ी कैसे होती है, कैसे इनकलाब लेकर आती, मेरे तख्त की चूल्हे कैसे लाती है। जब मेरे जैसा शख्स जो दानिश्वरों से ताल्लुक रखता है, जब इस मुल्क का दानिश्वर जो है, इस मुल्क का सहाफी, इस मुल्क का इंटेलिजेंसिया अगर जहनी तौर पे खाइन हो जाए, बदयानत हो जाए, और वो कजरवी का दिफा करना शुरू कर दे, वो आमरीत का दिफा करना शुरू कर दे, वो गैर आईनी हथकंडों का दिफा करना शुरू कर दे, वो फसाइयत का दिफा करना शुरू कर दे, वो शख्सियत परस्ती का शिकार हो जाए, तो फिर कोई इस मुल्क में हुक्मरान ऐसा जन्म नहीं ले सकता। सही, बिल्कुल ठीक। आमिर इलियास राणा साहब, अब ये एक आज मेरा ख्याल है कि 23 मार्च है, ऐसे मौकों को सेलिब्रेट किया जाता है। मैं जो शाह साहब ने बात की है, या जो बात अभी की है न्याजी साहब ने, ये नोहा है, और अफसोस मुझे इस बात पर है कि हम उन सेलिब्रेशन वाले दिनों पे नोहा पढ़ने पे मजबूर हैं। मैं आमिर इलियास राणा साहब आपसे भी पूछूंगा कि आपको क्या लगता है वो कौन सी है जो बार बार की जा रही है, जो हर दफा की जाती है इस मुख्तसर वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर हैं आमिर इलियास राणा साहब। 1940 से लेकर के आज तक का सफर, पाकिस्तान की जो कश्ती है उसमें कभी सुराख होते रहे, कभी हिचकोले खाती रही, भंवर में रही। हमने हमेशा ये इल्जाम लगाया कि जी बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं करती थी, इसलिए ऐसा हुआ। सर, आपके नजदीक वो कौन सी गलती थी जिसने हमें गलत डायरेक्शन में चलने पर मजबूर कर दिया? मैं कह चुके 23 मार्च के हवाले से आपने शुरू की बात, ज़ाहिरा करारदाद पाकिस्तान इस दिन पास हुई, और फिर उसकी पास होने के 7 साल बाद हमने अपना पाकिस्तान हासिल किया, हमारे बुजुर्गों की मेहनतों के साथ, और एक बहुत बड़ी हिजरत भी हुई, और सब लोग इस चक्कर में आए थे कि हम अपना मुल्क पाकिस्तान ले रहे हैं, जो हिजरत करके आए इस्लामी फलाई मुमलिकत के हवाले से। और बदकिस्मती से कायदे आज़म ज़्यादा अरसा जिंदा ना रह सके, और वो ख्वाब आज तक हमें ख्वाब की सूरत में नजर आ रहा है कि यहाँ पे महाजिर और लोकल की लड़ाई शुरू हुई, वजारतों की बंदरबांट शुरू हुई, और आज तक हम उसी चक्कर में पड़े हुए हैं। तो जो आज से आप कह लें 70-78 साल पहले लोग आए, उनकी शनाख्त आज तक बतौर पाकिस्तानी बनाना बड़ा मुश्किल हुआ है। लोग बसाए भी गए, लोगों ने रखा भी, लेकिन सियासत की मजबूरियों ने इस तरह रखा कि आज तक वो डिवाइड मौजूद है। वो कराची से लेके और इस्लामाबाद आ जाए और जहां मर्जी चले जाए, ये चल रही है। तो जो बात आपने कही कि हम बतौर कौम ना हो सके, तो वो यही था कि बानियाने पाकिस्तान को ज्यादा वक्त ना मिला। खान लियाकत अली खान शहीद कर दिए गए, और फिर जो लोग थे वो उस काम में लग गए जो आज आपका सवाल भी है, मेरा सवाल भी है, कि पाकिस्तान क्यों जिस मकसद के लिए बना था वो ना बन सका। कि ओहदों की बंदरबाट में फिर जनरल अयूब थे जो फील्ड मार्शल बन गए, और जो तकसीम उन्होंने डाली उसकी बुनियाद
ऐसी हुई कि पाकिस्तान दो लख्त हो गया। ठीक है नहीं साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं सर। इसमें अब जो कि आमिर इलियास राणा साहब ने जिक्र किया है, उन्होंने कलेक्टिवली सबको जिम्मेदार करार दिया है, और सियासतदान भी। अब हम इसको ऐसा करते हैं, प्रोग्राम को कुछ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इससे पहले जिक्र हुआ एस्टैब्लिशमेंट का, हमारे मुल्क की जो मुक्तदरा थी, बल्कि उस वक्त तो मुक्तदरा नहीं थी, वो तो बाद में मुक्तदरा बनी है ना, उस वक्त तो नहीं थी, तो बन गई। उसके बाद आता है सियासतदान। सियासतदान को आप जिम्मेदार समझते हैं इस मुल्क के हालात का? अब देखें जी, बड़ा अजीब मुझे मतलब बहरहाल ये कहना कि कोई बड़ी जिम्मा है, वो तो बिल्कुल नहीं है। आप देख लें कि जिस सियासतदान को एस्टेब्लिशमेंट ने जब चाहा इस्तेमाल कर लिया, और उनकी ये सहूलत थी, उन्होंने कहा जी कि हमने नवाज शरीफ साहब को सफ़े से मिटाना है, इमरान खान साहब की खिदमत चाहिए। तो आपने देखा नहीं नवाज शरीफ बेचारे को इलेक्ट हुए 9 महीने हुए थे कि पूरे पाकिस्तान अप्रैल 2014 के अंदर बिल बोर्ड लगे, कराची से लेके चतराल तक, सियासत नहीं रियासत बचाओ, यानी कि सियासत को हमने अब जो है जुमला मुतरज़ा बनाना है और से दूर फेंकना है। और फिर उसके बाद आपने देखा है कि इस्तेमाल हो गया नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर साहब के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे, बेनज़ीर साहब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। और छोड़ें, जब ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को जब निकाला तो मुबीन बोगरा और पूरी कैबिनेट जो थी उन्हें हल्फ उठा लिया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरा ख्याल है कि ये नहीं कि हमने बिल्कुल मुस्बत काम नहीं किए, अगर वो ना करते तो शायद ये हमारी दास्तान तक न होती दास्तानों में। लेकिन मेरी ये राय, मैं इसको यहाँ अकोमोडेट करना चाहता हूँ कि काजी फायद ईसा पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन जजेस में से हैं। ये बताइए, हम भूल जाते हैं कि उनके साथ हमने किया क्या है, किस बात की सजा दी थी हमने उनको, जो 5 साल उनको जो है हमने जुमला गैर मुतरज़ा बना के रखा, पर्सनल नॉन ग्रेडर बना के रखा। क्या कोई किसी ने आज तक आवाज उठाई है कि ये बेईमाना जो है ये काम क्यों किया गया, किस लिए उनको काम करने से रोका गया? कि अकबर नाम लेता है, खुदा के जमाने में फैज हमीद का नाम ले लिया, क्या सियासतदान है और क्या फौज है उसने जो पिल पड़ी है। काजी फैज ईसा ना होते तो ये आपको जो 8 फरवरी का इलेक्शन जो कि तहरीक इंसाफ को 7वें आसमान में पहुंचा गया है, इक़्तिदार से चीज नहीं होती, सियासत इक़्तिदार से कोई ताल्लुक नहीं है, सियासत जमीन पे होती है। इमरान खान साहब के पास मौजूद है, सारे एग्री करते हैं, सारी पार्टियां कहती हैं कि हमने कैपिटल दिए हुए, हम जाया कर बैठे हैं, सब कहते हैं इमरान खान सियासी तौर पे बहुत मजबूत है। तो क्या काजी फैज ईसा ने इलेक्शन के अलावा क्या दे सकते थे? इलेक्शन कमीशन एक आईनी बॉडी है, उनके गुनाह भी काजी फैज ईसा के ऊपर डालें। और मैं सुनता रहूं तो ये मेरे से होता नहीं सकता, क्योंकि मेरा ख्याल है कि 2 बंदों पे जो जुल्म इमरान खान ने किया है, जब तक अल्लाह मियां से इनकी माफी नहीं मांगेगा, मैं मान ही नहीं सकता हूं कि उसको छूट हो सकती है, भले से उसके कितने बड़े नेक बड़े आला दर्जे काम है। क्या मुस्लिम लीग से जो यहाँ साकिब निसार ने शेर 2 हफ्ते पहले छीन लिया था 4 जिमनी इलेक्शन में, दुगने वोट्स लिए थे, ये पूरा हमारे पास एक पूरे कल्चर आ रहा है। ये फर्क आपको इलेक्शन दिला के दिया, लेकिन हम नाशुक्री कौम है। आज उस बेचारे को हम ऐसे कहते हैं जैसे कोई, मतलब आपने देखा नहीं कि उसे 1 साल के अंदर 2-4 फैसले किए, मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर उसके फैसले उसी के खिलाफ हैं, बाकी सारे मोहरें लगाते रहे हैं, सारे के सारे डिक्टेटर्स को एंडोर्स करते रहे हैं। और जितने हालात हैं कि वो सनोबर बाग में आजाद भी पाबा गिल भी इन्हीं पाबंदियों में हासिल आजादी को तू कर ले। इस पे मैं वापस आता हूँ मुख्तसर से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर है सर। एक तो शाह साहब, आप इस पे क्या कहेंगे जो भी नाजिर साहब ने बात गुफ्तगू की है, और दूसरा ये कि क्या आप सियासतदान को भी जिम्मेदार समझते हैं मौजूदा हालात का? क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसके पास भी इक़्तिदार रहा, गो के उसका किरदार बहुत हद तक कठपुतली का भी था, लेकिन कठपुतली बनने का फैसला भी उसका खुद का ही हुआ करता था। जी पहले इससे अगर आप इजाज़त दें तो हफीजुल्लाह साहब की अपनी राय है, मैं उनका एहतराम करता हूं काजी फैज ईसा के बारे में। ये एक रिलेटिव डिस्कशन हो सकती है, वो अगर शर्म से खैर का पहलू निकाल रहे हैं या वो समझते हैं कि नहीं उसकी खूबियां ज़्यादा है उसके दौर की, तो ये उनका अपना तज्जिया हो सकता है। मेरी राय में तो अगर मैं शर्म से खैर का पहलू निकालूं तो फिर मुझे जस्टिस मुनीर के लिए भी खैर का पहलू निकालना पड़ेगा। उसने भी नजरिया ज़रूर ईजाद किया।
अगर आप तारीख में वापस जाएं तो अगर उस दौर को अगर आप स्टडी करें तो वो भी कह सकता है कि इधर से अयूब खान माशाल्लाह ताकत, इधर से सिकंदर मिर्जा और ये सारे एक मुल्क एक और तरफ जा रहा था, उसने एक रास्ता निकाला। अगर इरशाद हसन खान से पूछे तो वो भी कहेगा कि मुशर्रफ ऊपर आके बैठ गया था, हम तो सारे रबर स्टैम्प हो गए थे, हमारी क्या हैसियत औकात थी, मैं ना भी फैसला करता अगर तो वो वैसे ही हमें उठा के किसी कूड़ेदान में फेंक देता तारीख। तो वो तो हर बुरा शख्स जो है तारीख में वो कहीं ना कहीं तो वो कोई ना कोई खूबी का पहलू उसके वो निकाल लेता है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो समझता हूं कि उस वो काजी फाइज 5 साल के कसूर जानते हुए भी शाह साहब प्लीज हम ऐसे स्वीपिंग मेरी एक अर्ज सुन लिया। असल में हमने डाइवर्स कर दिया एक बंदे को जदोकोप करने में, जो टॉपिक नहीं था, जो गैर जरूरी तौर पे। मुझे सिर्फ ये बता दें कि उस बेचारे ने बहुत आप शैतान आदमी थे, लेकिन 5 साल में उसकी शैतानी गिनवा दें। जब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केस नहीं सुन सकते इमरान खान के खिलाफ और फैज हमीद के खिलाफ, मुझे बता देना उसने उस बेचारे का कसूर बताते, चाहे वो शर जो जैसे मुनीर से मिला रहे हैं कि एक बंदा जो है जिसे इख्तियारात दे के जो बेंच बना है, तो कौन बना रहा है जी? पहले बेंच बनाता रहे काजी साहब, हसन और मंसूर, फिर बेंच कौन बनाता रहे और उनके स्क्रीन को फैसला कहते हैं कि फैसले गलत किए, लेकिन जरूरत कहां से आ गया? नहीं साहब, ये शाह साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा जी। शाह साहब सर आंखों पे के वो जो 5 साल की बात जो आपने की, जो काजी फाइज ईसा का केस बल्ले का निशान नहीं दिया, मैं क्या करते कि इमरान खान साहब को साकिब निसार की तरह एक फ्री हैंड देते कि ये कोर्ट जो है गुड टू सी यू है, ये उसको सुप्रीम कोर्ट फतह करने देते हर बंदे को। बंदे को सिर्फ उसको सिर्फ बल्ले का निशान ही तो नहीं है ना न्याजी साहब, सिर्फ बल्ले का क्या और क्या किया बता दें, गिनवा दे, मैं गिनवा दे क्या किया जी, क्या किया उसका वो जी आपने सवाल पूछा है वो उसका मैं जवाब दे रहा हूं, उसका वो जवाब अच्छा सवाल है आपका, ये बहुत अच्छा सवाल है आप जी। जब काजी फाइज ईसा को जब काजी फाइज ईसा को ये बताया जाता रहा और वो खुद देख रहा था, वो कहीं युगंडा तो नहीं बैठा हुआ था, वो खुद देख रहा था कि इलेक्शन से पहले उम्मीदवारों को उठाया जा रहा है, वो देख रहा था कि साथियों के साथ क्या हो रहा है, वो देख रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। जब उसको बताया गया सुप्रीम कोर्ट में तो उसने कहा कि अगर आप किचन में खड़े नहीं हो सकते, अगर आप किचन की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपको खड़ा ही नहीं होना चाहिए। नहीं तो कह रहा हूं ना जी, आप जब बंदयाल ने कहा कि 13 मई को इलेक्शन होने चाहिए तो क्या वो घर चला गया था? मुझे ये बताएं एक जुमला, देखो ये बातें कैसी हम कर रहे हैं कि जैसे अनान इक़्तिदार उसके पास थी। इन हालात में असल में क्राइसिस ये कि ये कम से कम ऐसे कुछ लोगों का एहसास जुर्म है जो उन्होंने काजी फाइज के खिलाफ किया है। और ये देखो मुझे क्या पड़ी है, मेरा काजी फाइज से क्या लेना देना, मिक्स कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा ओपिनियन मेरे सामने एक बात हुई है और मैंने उसको रेक्टिफाई किया ना। क्या जाती हुई आपके मानने पर तैयार नहीं, बाईपास कर जाते हो कि 5 साल मुझे उस पर बात तो करने दे। अगर काजी फाइज ईसा के साथ ज्यादती हुई, जो काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया गया, पहली बात तो यह कि आप आज ले सुप्रीम कोर्ट के उन रिपोर्टर्स को, हसनात मलिक से लेके बाकी रिपोर्टर्स जो उस वक्त काजी फाइज ईसा के जान से लेके बाकी रिपोर्टर्स जो काजी फाइज ईसा के थे, वो सब दलील है कि जवाब इकबाल को रिपोर्टर्स दलाल जो है ना, जो वो सारे रिपोर्टर जब दलील गवाही डाल देंगे तो मैं अब क्या कर सकता हूँ? आपने कहीं वाइज दलील लाई जो मैं के जवाब में इकबाल को जो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सर बात ये है कि हम अगर एक बात नहीं सुन के फिर इसका तो काजी फाइज एक है आपका के खिलाफ क्यों कैंपेन चलाई गई? नहीं मैं ये कह रहा हूँ, चले एक काम यही हमारे रोना जैसा कि हम कोई गुनाह नहीं मानने पड़ते। मैं आपका आर्गुमेंट हम एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, फिर लेता हूं। मैं आपका आर्गुमेंट मिनो अन बाय कर रहा हूं।
मैं हुजूर आपका मैं न्याजी साहब आपका चलो आर्गुमेंट आगे 100 चले नहीं, शाह साहब 110% आगे बात चले कर रहा हूं। बस चलो ठीक है शाह साहब अब तो भाई आपकी अब तो बात आप- भी आगे मेरी भी आगे देखिए, अब फैसला करने आप देने कह रहे हैं कि का काजी फाजिसा के साथ आपकी आगे मेरी आप आगे कह रहे हैं कि काजी लोग- फाजिसा के साथ आप लोगों को मैं कह फैसला रहा हूं- अच्छा, साहब, एक काम करें। मेरा ख्याल है आमिर इलियास राना साहब, आमिर इलियास राना साहब, सर जरा ये बता दें कि माजी में पाकिस्तान को कहा गया कि जी पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। वो मेरा सवाल तो रह गया कि सियासतदान कसूरवार है कि नहीं, लेकिन उसको बाद में कर लेंगे। अच्छा, माजी में पाकिस्तान को रहा जी सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना। अच्छा, तो कौम, हमने देखा कौम जब भी ऐसी सूरत हाल में फौज के पीछे खड़ी होती थी, चाहे वो 1965 हो, चाहे वो कोई और महाज हो, फिर या फिर 2016 के बाद की सूरत हाल हो। लेकिन इस वक्त जो हालात है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। अब क्या वजह है कि वो कौम वो पीछे खड़ी है फौज के या नहीं खड़ी? फौज तो कहती है कि कौम 80%, एक सर्वे भी हुआ था, 80% अवाम का एतमाद है। लेकिन ये जो कहा जाता है कि वो जो पैसठ वाला जज्बा नहीं है, वो इसकी वजूहात क्या है सर? देखें, ये मजमूई जो मैंने पहले सवाल का जवाब दिया उसी का हिस्सा है कि सब ने अपने अपने जाती मकासद, पार्टी मफादात, उन सब के ऊपर रखा अपने आप को। पाकिस्तान मुकदम नहीं रहा, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। अगले दिन हम अली अमीन गंडापुर के साथ बैठे थे, वो कह रहे थे कि इस सब कुछ के बावजूद करक में, बन्नू में लोग खुद ब खुद निकले हैं तालिबान के, टीटीपी के मुकाबले में, कि हम खुद फ्रंट लाइन बनेंगे अपने दिफा के लिए, अपने वतन के दिफा के लिए। बावजूद डिवाइड के ये एक बहुत हौसला अफजा बात थी। गो के अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि तालिबान के साथ बात करनी होगी, तो बातचीत से तो पाकिस्तान ने कभी इनकार नहीं किया। कि अभी भी हमारे जो आज सब अखबारात की हेडलाइंस में मौजूद है कि हमारे जो स्पेशल एनवाय फॉर अफगानिस्तान है सादिक साहब, वो कल वजीर खारजा तालिबान के साथ मिले हैं जाके। तो पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा है और हमें इस कोशिश को मजबूत बनाने की जरूरत है, अपने अंदर यकजहती लाने की जरूरत है कि रास्ता बने। इसमें वो कहते हैं ना हमसे बुलाया ना गया, उनसे आया ना गया। यानी इमरान खान को बुलाया ना गया, उनकी पार्टी को तो बुलाया गया था, वो नहीं आए, वहां पे आया ना गया उनसे। सब ने अपने अपने पैटी इशूज को सामने रखा है। यही काम नवाज शरीफ जेल में थे लेकिन PMLN ने नहीं किया। वो इसी तरह की कमेटियों की मीटिंग में मुसलसल नुमाइंदगी करते रहे, जबकि इमरान खान वजीर आजम थे, वो उनके साथ नहीं बैठते थे। तो हमारे रवैये, हमारी जो कदरें हैं, उनकी अक्कासी करती हैं कि हमारी जो बड़ी एलीट क्लास है वो कहाँ पहुंची है। सबको दोबारा सोचना होगा, एक एक कदम पीछे हटना होगा, फिर जाके बात बनेगी। चलिए, अच्छी बात है। अमीर अब्बास साहब, सवाल मेरा यह है कि इस वक्त एक पॉपुलर सपोर्ट है जो कि इमरान खान साहब के साथ है। अच्छा, हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी लड़ने जा रहे हैं, लेकिन इस जंग में हम इनकी सपोर्ट के बगैर जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इस अंसर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? क्या यही वो बुनियादी वजह है कि फिलहाल इत्तफाक राय पैदा नहीं हो पा रहा? देखें, आपको यह तय करना पड़ेगा कि आपने इस मुल्क को अवाम के मुंतखब नुमाइंदों से चलाना है या आपने इस मुल्क को किसी सिलेक्शन कमेटी से चलाना है। फिर आप ये ढकोसला और ढोंग खत्म कर दें कि आपने इस मुल्क में हर 5 साल के बाद इलेक्शन करवाना है, उस पर अरबों रुपए कौम के खर्च करने हैं। ये ड्रामा खत्म कर दें। आप एक सिलेक्शन कमेटी बना दें ऊपर 5, 7, 8, 10 लोगों की, और वो मुंतखब कर लिया करें कि इस दफा मुझे सूट करता है इमरान खान तो मैं इमरान खान को ले आऊंगा, इस दफा मुझे सूट करता है नवाज शरीफ मैं उसको ले आऊंगा, इस दफा मुझे सूट करती मरियम नवाज मैं उसको ले आऊंगा। ये तमाशा खत्म कर देना। आपको इस मुल्क में तय करना पड़ेगा कि आपको सियासतदानों को गैर फितरी जिंदगी और गैर फितरी सियासी मौत देने का सिलसिला बंद करना है। किसी को हक हासिल नहीं होना चाहिए इस मुल्क में, चाहे वो कोई साफी हो, चाहे वो कोई जज हो, चाहे वो कोई जर्नैल हो, कि वो सियासी जमातों और सियासतदानों की गैर फितरी जिंदगी का फैसला करें। वो सियासतदान बनाए और सियासतदान खत्म करे, वो सियासी जमातें बनाए और सियासी जमातें खत्म करें। ये किसी को हक हासिल नहीं होना चाहिए। आपको यह तय करना है। जब तक आप इस बुनियादी नुक्ते के ऊपर फैसला नहीं करेंगे, हम सब ने देख लिया ना किसके साथ क्या हुआ, किसके साथ, जिसके साथ नहीं हुआ था एक इमरान खान, अब वो उसके साथ भी हो गया। माजी में सारे कहते थे ना पीपल्स पार्टी के हमारे साथ जिया ने ये किया, हमारे साथ मुशर्रफ ने ये किया, नवाज शरीफ भी कहते हैं मुशर्रफ ने हमारे साथ ये किया, बाजवा ने हमारे साथ ये किया, आज इमरान खान भी कहता है कि हमारे साथ। अब सबके साथ हो गया ना, सबने मजा चख लिया, किसी ने ज्यादा चखा किसी ने कम चखा, सबने चख लिया ना। सबके हामियों को भी मजा मिल गया, जो नवाज शरीफ के हामी थे उन्होंने भी मजा चख लिया, जो इमरान के हामी थे उन्होंने भी मजा चख लिया। तो अब इस बात को बंद करना है या नहीं करना, या इसके लिए कोई दलील हमने घड़नी है, कोई इसके लिए हुज्जत हमने घड़नी है?
तो अगर आप आज की किसी बुराई के लिए दलील पैदा करेंगे तो आज से 10 साल के बाद डाउन द लाइन कोई और सियासतदान होगा, वो भी बलि चढ़ रहा होगा, वो भी तख्तादार पर झूल रहा होगा, उसके खिलाफ भी इद्दत खुल रही होगी, इद्दत से कुछ ज्यादा इद्दत खुल रही होगी उसके खिलाफ। तो जब सब कहते हैं कि हां, फर्क सिर्फ यह है कि मैं कहता हूं कि फलां के साथ गलत है, फलां कहता है कि फलां के साथ गलत है, तो इसका मतलब है तारीख में गलत तो है ना, तो उस गलत को जब आप इकट्ठा कर लें, उसमें से कुछ कॉमन निकाल लें, तो वो गलत ही था। जो आज का गलत है वो भी गलत है, जो माजी का गलत था वो भी गलत था। तो गलत के वतन से तो कुछ भी सही जन्म नहीं ले सकता ना। तो ये जितने भी दहशतगर्दी है, आपकी गवर्नेंस है, आपकी मईशत है, आज आप 23 मार्च 1940 के बाद आज आप बात कर रहे हैं, 2.5 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा आज स्कूलों से बाहर है। 2.5 करोड़ तो उस वक्त हमारी आबादी थी 1940 में। उस आबादी के बराबर बच्चा आज स्कूलों से बाहर है। आप पूछे सियासतदानों से, वो कहते हैं कि हम तो कसूरवार नहीं है, और आज लगता है कि उनका कसूर उतना नहीं है। कसूर उनके पीछे बैठी हुई कुछ और ताकतों का भी है। जब ये कठपुतलियों वाला खेल अब खेलते रहेंगे, पपेट हुक्मरान लाते रहेंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। ये एक डाइकॉटमी है। हमारी ख्वाहिश एक तजाद पर मबनी ख्वाहिश है कि हम चाहते हैं कि एक खोखला कठपुतलियों पर मबनी निजाम, लेकिन उस निजाम के बतन से एक शानदार फनाई रियासत जन्म ले। ये मुमकिन ही नहीं है। ये डाइकॉटमी है, इसके अंदर फितरी तजाद मौजूद है। ये आपका पॉइंट बहुत अहम था आ गया, और जो न्याजी साहब ने गुफ्तगू की वो भी बहुत ही अहम गुफ्तगू थी, संजीदा गुफ्तगू थी, अहम गुफ्तगू थी। बहुत बहुत न्याजी साहब के आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सैयद अमीर अब्बास साहब, आपका भी इंतहाई मशकूर हूं कि आप तशरीफ लाए, और आमिर राना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।